नमस्कार। अगर आप सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस के वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ समय तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम बात करेंगे, देखो, किसके गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण और हिंदी शिक्षण की बात करेंगे। आपका ये 15 मिनट का शो है जो सीटेट के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसमें आपको सीटेट के वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीधे तौर पर आपकी परीक्षा में लड़ने वाले हैं, यानी कि आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अगले कुछ देर तक हमारे साथ बने रहेगा। एग्जाम में यही से प्रश्न आएगा, विश्वास कीजिए। पहला प्रश्न देखो, कह रहा है निपुण क्या है। पहला ही प्रश्न कह रहा है आपका निपुण क्या है। मैं आपको इसी के साथ एक गृह कार्य भी दे देता हूं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करना कि निपुण का पूरा नाम क्या होता है। निपुण का पूरा नाम क्या होता है ये कमेंट करना। लेकिन प्रश्न कह रहा है निपुण क्या है। यह विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। या विद्यालय के छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो हम सभी जानते हैं निपुण जो है एनईपी 2020 के अंतर्गत मिशन मोड पे इसको शुरू किया गया था और उद्देश्य ये रखा गया था कि जब बात की जाए किसकी, जब बात की जाए कि 2025 जब आएगा तब हम निपुण भारत अभियान चला रहे होंगे। और उस दौरान निपुण भारत अभियान के अंतर्गत हम क्या कर चुके हैं, एफएलएन चला करके हम बच्चों के अंदर ज्ञान कौशल को क्या कर चुके होंगे, हम बच्चों के अंदर ज्ञान कौशल को विकसित कर चुके हैं। इस प्रकार का प्रश्न आप सभी से एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। लेकिन अब बात यह है, यहां पूछा जा रहा है कि भाई इस निपुण का मतलब क्या होता है। तो निपुण का मतलब होता है कि विद्यालय के जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, प्रश्न कह रहा है निपुण का मतलब क्या होता है। तो निपुण का मतलब यह होता है कि विद्यालय के जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके साथ साथ हमें कह रहा है, विद्यालय के जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ साथ हमें क्या करना है, विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है ये। या विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का तरीका है। या फिर विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। या फिर देशभक्ति, तो देशभक्ति नहीं विकसित करता है बल्कि क्या करता है कि बच्चों में, विद्यालय के जो बहुत छोटे बच्चे उनमें साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान को क्या करता है, ये विकसित करने का काम करता है। तो पहले प्रश्न का बी विकल्प आपको सही करना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है। स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान है, स्वानिकी है या फिर वाक्य विन्यास है। तो देखिए ध्यान ये रखना कि ध्वनि का उत्पादन यानी कि ध्वनि को क्या करना है, ध्वनि को उत्पन्न करना है। और न केवल ध्वनि को उत्पन्न करना है बल्कि इसके साथ साथ उसके बोध की बात की गई है। तो ये सारी चीजें कहां आती है, सारी की सारी चीजें आपके स्वर विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। आप जानते हैं आप भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, आप स्वर विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये स्वर विज्ञान का हिस्सा है जिसमें हम ध्वनि को उत्पादित करते हैं। और न केवल उत्पादित करते हैं बल्कि हम क्या करते हैं, उसका बोध भी अपने साथ साथ करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। यह विमर्श है, स्कीमा है, पांडुलिपि है या उपकरण है, यानी कि अर्थपूर्ण की जगह पर आपको खाली स्थान भरना है। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 जो आप देख रहे हैं इसमें 15 मिनट शो के अंतर्गत, आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से हमें आप लोग कमेंट करके बता दें कि प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा। बताइए जल्दी से कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा। बताएं आप सभी हमें कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप सभी को बताना है। भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। विकल्प जो आपको दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर जो विकल्प दिख रहा है उसके आधार पे ही आपको उत्तर करना, इधर उधर नहीं जाना है आपको, इसी के आधार पे आपको उत्तर करना है। बताइए। यही आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताइए। तो प्रश्न क्या था भाई कि भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में, अर्थपूर्ण
विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। विमर्श स्कीमा पांडुलिपि और उपकरण था, तो यहां पर हम क्या चुन लेंगे, यहां पर विमर्श वाले ऑप्शन को क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। साथियों अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर का है कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। आपकी नियुक्ति कैसे होती है, माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी भूमिका क्या रहेगी, मतलब माध्यमिक का मतलब होता है कि 8 से 12, है ना, लेकिन कह रहे हैं कि आप यह देखिए, माध्यमिक को आप 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक उच्च माध्यमिक होता है, एक पूर्व माध्यमिक होता है। अब यहां माध्यमिक कह रहा है तो मैंने 8 से 12 कह दिया, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर लेता हूं। माध्यमिक का मतलब आप यहां 6 to 8 कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि सीटेट का ही प्रश्न है। तो कह रहे हैं आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर भाषा अध्यापक के रूप में होती, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप यह निर्णय लेना चाहेंगे क्या और कैसे पढ़ाना है, आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। तो सबसे पहले हम बी को चुन लेंगे। फिर कह रहा है कि शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत या मदद देंगे। तो भाई आप बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे। ये 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और इसी के आधार पे आपको उत्तर करना है कि आप किस रूप में काम करना चाहेंगे, किस रूप में आप करना चाहेंगे। तो पहले देखो क्या कह रहा है भाई, पहले कह रहा है कि आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। बिल्कुल आपको एक शिक्षक के तौर पे सोचना पड़ेगा भाई क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। फिर आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे, यह भी सही दिया गया है। विद्यार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करेंगे और एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता से संकेत या मदद देंगे। बिल्कुल सही बात, केवल हम संकेत और मदद देंगे, ना कि हम उनके सामने सामग्री को प्रस्तुत करने जाएंगे। तो ए, बी और डी ऑप्शन को चुन लीजिए और 4 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। नीलम क्या करती है, अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है, वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, श्रवण का, शब्द भंडार का, पठन का या व्याकरण का। मतलब एक शब्द दिया है और शब्द देने के बाद उन्होंने कहा कि आपको क्या करना, आपको इसका आपको जो बताना है इसका विलोम शब्द बताना है। तो साथ ही आप जानते हैं कि हम विलोम की बात कर लें या हम पर्यायवाची की बात कर लें, विलोम की बात कर लें, पर्यायवाची की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें वाक्यांश के एक शब्द की बात कर लें, या समभिन्नार्थक की बात कर लें, अनेकार्थी एकार्थी की बात कर लें, ये सारी चीजें कहां आती है, सारी की सारी चीजें शब्द भंडार के अंतर्गत आती है। किसमें आती हैं, शब्द भंडार के अंतर्गत आती हैं। और जब शिक्षिका महोदय विलोम शब्द बताने के लिए कह रहे हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के किस चीज का परीक्षण लेना चाहती हैं, वो विद्यार्थियों के शब्द भंडार का परीक्षण लेना चाहती है। किस चीज का, शब्द भंडार का परीक्षण लेना चाहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, यहां क्या गया, एल विद्यार्थी वे डॉट विद्यार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, गत्यात्मक या स्थानिक, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस प्रकार के विद्यार्थियों के विषय में बात कर रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना, ELL जो लिखा गया, यानी कि एल विद्यार्थी जो लिखा गया है, इनका मतलब होता है कि कोई ऐसा शिक्षार्थी, साथियों कोई ऐसा शिक्षार्थी जो क्या कहते हैं, दृश्यात्मक रूप से, क्या दृश्यात्मक रूप से माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं, वे दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं। तो यहां आपको 6 नंबर प्रश्न का क्या विकल्प चुनना था, ए विकल्प। यहां पर आप सभी को 6 नंबर प्रश्न के लिए ए विकल्प का चयन कर लेना था। साथियों अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। एक ऐसे क्लासरूम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे क्लासरूम की बात कर जहां पर क्या है, संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग करना है। वह कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के विषय में बता रहे हैं, एक ऐसी भाषा के विषय में बता रहे हैं जिसकी सहायता से हम आप क्या करते हैं, कक्षा में शिक्षक और छात्र बातचीत करते हैं या फिर संप्रेषण करते हैं। तो कह रहे हैं कि अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का, या आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का। देखो अध्यापक केंद्रित कक्षा उपागम का मतलब होता है जिसके सेंटर ऑफ पॉइंट में कौन होता है, आपका टीचर होता है। केंद्र बिंदु अगर शिक्षक है तो उसको हम अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम कहेंगे। अगर सेंटर पॉइंट में आपका स्टूडेंट है, सब कुछ गतिविधि विद्यार्थी के अनुसार की जा रही, तो वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम कहलाएगा। अगर हम कंटेंट को सेंटर पॉइंट में रखते हैं, केंद्र बिंदु में रखते हैं और कंटेंट के आधार पर पूरी क्लास का संचालन करते हैं, तो वह आपका विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम कहलाएगा।
आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का मतलब जिसमें असेसमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है कि हम बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाते हैं, थोड़ा बहुत सिखाने के ठीक बाद हम उनके असेसमेंट की ओर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको बताना है कि संप्रेषणात्मक कक्षा में जो शिक्षिका महोदय वो किस प्रकार के प्रबंधन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा है ना, यहां पे किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, यहां प्रायोरिटी दी जा रही है संप्रेषण को, बातचीत को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो सबसे ज्यादा संप्रेषण कौन से अप्रोच में होता है, तो ध्यान रखिएगा जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच कोई होता है तो उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन यहां पर किया जाता है। अब आप कहेंगे सर टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच होता है वो तो निगेटिव होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कई सारे संदर्भों में जब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो वहां पर जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है वो निगेटिव अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन यहां हम टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन कहां होगा, जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा तो वहां पर शिक्षक जो है वो व्याख्यान के माध्यम से अपनी बात को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसे में 7 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करें कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है, या अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है, वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है, या केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है। आपको संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के विषय में बताना है, यानी कि एक ऐसी अकादमी के विषय में बताना है जिसमें आपकी समझ के आधार पर भाषा में निपुणता लाने का प्रयास किया जाता है। आपकी समझ के आधार पर भाषा में निपुणता लाने का प्रयास किया जाता है। आपको इसी प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो साथियों, जो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता होती है ये विषयों से संबंधित, ये आपके जो विषय है अलग अलग प्रकार के विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम होता है। जैसे गणित में भी भाषा का प्रयोग होता है, विज्ञान में भी भाषा का प्रयोग होता है, SST में भी भाषा का प्रयोग होता है। तो अलग अलग विषयों में जो भाषा का प्रयोग लाया जाता है उस भाषा के प्रयोग में लाने के लिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर भाषा में प्रयोग में लाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि यह जो है आपका 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। साथियों, अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। प्रतिस्थापन का जो जिसको हम ऑप्शनल बोलते हैं, विकल्प सूची जो है, विकल्प सूची जो है वो किसके प्रतिस्थापन में प्रयोग में लाई जाती है, व्याकरण के, कविता के शब्द अर्थ में, या फिर रचनात्मकता में। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा साथी, जो हमारा जो प्रतिस्थापन सूची होता है वह जो है व्याकरण के सेक्शन में प्रयोग में लाई जाती है। किसके, व्याकरण के सेक्शन में प्रयोग में लाई जाती है। आप कहेंगे सर ये कैसे प्रयोग में लाया जाता है, तो भाई इसको प्रयोग में लाए जाने का मतलब जैसे कई बार हम समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, एक शब्द के स्थान पर हम दूसरे शब्द को प्रयोग में लेकर के आ जाते हैं, तो वहां पर हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है साथी 10 नंबर का, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों को जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे, ध्यान रखना है जो पहली बार पढ़ने जाएंगे ना वो प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हो सकते हैं, या पहली बार जो अंग्रेजी को पढ़ रहे हो प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी के छात्र भी हो सकते हैं। तो कहना जोसेफ एक शिक्षक का नाम है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का, व्याकरण अनुवाद विधि का, मौन विधि का, या परामर्श कोश का। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि हम आपके लिए एक नई वीडियो तैयार कर रहे हैं। नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी जहां हम सीटेट के ऐसे प्रश्नों के साथ मिलेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे, उसके साथ साथ हम प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे, और हम आपको यह बताएंगे कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्न ही आपको सीटेट की परीक्षा में 8 फरवरी को इस बार सफलता दिलाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो सेक्शन में जाकर इस 15 मिनट शो यानी कि 15 मिनट की वीडियो को देखना ना भूलें। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जो प्रश्न हम आपको गृह कार्य के लिए दे रहे हैं इन प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें दुगने उत्साह के साथ प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।